हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर के निचोड़ पर। ठीक है, 6 मार्च 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की खबरें रही हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डीडी न्यूज, एएनआई पर रही खबरें हैं और यहां पर उन सब खबरों का निचोड़ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे आपको प्रीलिम्स के फैक्ट भी तैयार हो जाते हैं और मेंस का डाटा भी इंपॉर्टेंट जो है वो तैयार हो जाता है। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2025 की खबरों पर। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आप हमारे कम्युनिटी वगैरह जो जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ वगैरह अपलोड की जा चुकी है, उनसे आप जुड़ सकते हैं। ये मैं बता देता हूं कि कैसे आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि जो फरवरी महीना था, फरवरी महीना कंप्लीट हो चुका है और इसकी पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ कम्युनिटी में शेयर की जा चुकी है। प्रिंटेबल पीडीएफ कम्युनिटी में शेयर की जा चुकी है। अगर आपने कम्युनिटी नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फरवरी वाली भी। और अब तो मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है, तो मार्च के महीने वाले कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का ऑप्शन मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, कैसे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर जो ये प्रिंटेबल पीडीएफ है, खास बात ये है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मंथली कंपाइलेशन इंग्लिश, फरवरी महीने का पूरा जितना भी वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया, आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते थे, सब कुछ पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। 50 पेज का पीडीएफ है ये। ठीक है, 50 पेज का पीडीएफ है, यानी कि जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो आगे पीछे दोनों मिला के ये 25 पन्ने का पीडीएफ होगा। ठीक है, 25 पन्ने का प्रिंट आउट निकलेगा, जिसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। पूरे महीने का करंट अफेयर आपका इसका तैयार हो जाएगा इससे। ठीक है, जिससे आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है, सारी खबरों को यहाँ पर समाहित किया गया है। आगे हम बात कर ले। यहाँ पर देखिए आप मार्च की जो पैकेज है, मार्च का पैकेज बनके तैयार हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में जो पिंड मैसेज है, पिंड मैसेज पे क्लिक करिएगा तो वहां पर फरवरी और मार्च दोनों का लिंक लगा हुआ है। आप फरवरी वाला, अगर जो आप पीडीएफ चाहते हैं तो फरवरी वाले में इनरोल कर लीजिएगा खुद को, और उसके बाद हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपको कम्युनिटी का लिंक भेज दिया जाएगा, जिससे आप पीडीएफ या जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी होती है, ठीक है, इसकी जो वैधता है, वैधता 1 साल की होती है। 1 साल की होती है। अब ये 1 साल की वैधता में फायदा ये है कि आप हमेशा 1 साल तक, 1 साल के बीच में जितनी बार आप चाहें उतनी बार जाके ऐप पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप मार्च का महीना चल रहा है, आप चाहते हैं कि फरवरी का रिवाइज हो जाए, तो ऑनलाइन भी आप रिवाइज कर सकते हैं, कहीं भी रहे। तो उसके लिए आपको परचेज कर लेना होगा इसको, और परचेज करने के बाद आपको उसको हमेशा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने खबरों पर बात करें। पहली खबर है हमारा दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन की घोषणा। ठीक है, जो दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप है, इसके आयोजन की घोषणा की गई है। बात करें यहां पॉइंट्स पर, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और योगासन भारत के सहयोग से दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप के आयोजन की घोषणा की है। किसके द्वारा की गई है? जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, ठीक है, इनके द्वारा देखा जाए तो भारतीय खेल प्राधिकरण और योगासन भारत के सहयोग से दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप के आयोजन की घोषणा की गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज अनाउंस्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप इन कोलैबोरेशन विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड योगासन इंडिया। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि दूसरा जो एशियाई योगासन चैंपियनशिप है, इसके आयोजन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और ये आयोजन जो होगा, इस आयोजन कब होगा, यहां पर देखा जाए कब होगा, कहां पर होगा, तो यह आयोजन 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। कब होगा? 29 से 31 मार्च तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। दिस इवेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम मार्च 29 टू 30 एट द इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाए, इसमें 16 से अधिक देश भाग लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य योगासन को एक खेल के रूप में अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देना और इसके समृद्ध विरासत तथा सांस्कृतिक महत्व को अपनाना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो मोर देन 60 कंट्री विल पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। ठीक है, मोर देन कितने देशों के? 16 कंट्रीज से ज्यादा, मतलब देशों के पार्टिसिपेट यहां पर हिस्सा लेंगे जो योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कब होगा, कहां होगा, ये जरूर याद रखिएगा। किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? तो देखा जाए द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ योगासन इंडिया के सहयोग से। ठीक है, चलो अगली खबर में बात करें। अगली खबर क्या है? महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत मॉडल की शुरुआत की गई है। लॉन्च ऑफ वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत मॉडल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 महिला सशक्तिकरण, ठीक है, से संबंधित कोई पॉइंट्स आता है, और जो ग्राम पंचायत के उत्थान में महिलाओं की भूमिका या
महिलाओं का राजनीतिकरण, इन सब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर एज अ पॉइंट आप इसको मेंशन कर सकते हैं, एज अ वैल्यू एडेड मटेरियल आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। देखें यहां पर तो पंचायती राज मंत्रालय 5 मार्च को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन की, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत मॉडल की शुरुआत की है। ठीक है, 5 मार्च को शुरुआत किया गया किसके द्वारा, जो पंचायती राज मंत्रालय है, द पंचायती राज मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ वुमेन फ्रेंडली विलेज पंचायत मॉडल एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द न्यू दिल्ली ऑन मार्च 5। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं 5 मार्च की खबर है, कल की खबर है ये। ठीक है, और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो यह पहल मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के समारोह का एक हिस्सा है। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। ठीक है, ये जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। आगे हम बात करें, इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना है। देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो ये पहल है महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत मॉडल पहल, इसके अंतर्गत देश के हर जिले में एक महिला अनुकूल पंचायत स्थापित की जाएगी। ठीक है, आगे बात करें, यह लैंगिक संवेदनशील और बालिका अनुकूल शासन प्रथाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इट विल सर्व एज अ बाइकॉन ऑफ जेंडर सेंसिटिव एंड गर्ल फ्रेंडली गवर्नेंस पार्टिसिपेट। चलो आगे बात करें, अगली खबर क्या है, अगली खबर है अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो आहार मेला है इसके 39वें संस्करण की शुरुआत की गई है और इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो चर्चा कर लेते हैं। 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में, कहां पर, 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला, इसका नाम क्या है, आहार। ठीक है, और आहार के 39वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार का आयोजन कहां पर किया गया, या कथन कार्ड में पूछ ले। तो देखिए यहां पर आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, सबसे पहले तो इसका आयोजन कब किया गया, 4 मार्च 2025 को किया गया। कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में कहां किया गया, तो भारत मंडपम में किया गया। ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो ये अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आहार। ठीक है, और आहार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो यहां पर देखा जाए आहार का 39th एडिशन आयोजित किया गया। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल फूड ऑफ हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार इज इनॉग्रेटेड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बात करें, इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आगे हम बात कर ले, आहार मेले का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो चिराग पासवान है उसके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। आगे हम बात कर ले, इस मेले में 22 देश के 80 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 22 देशों के 80 प्रतिनिधि यहां पर जो ये मेला आयोजित किया जा रहा है आहार का 39वां संस्करण, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। अगली खबर पे चर्चा करें, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, आशीष सिन्हा एस्टोनिया में होंगे भारत के अगले राजदूत। कौन होंगे, एस्टोनिया में भारत के अगले राजदूत आशीष सिन्हा इनका नाम है। कहां पर होंगे, एस्टोनिया में होंगे और भारत के अगले राजदूत बनेंगे। बात करें तो वरिष्ठ IAFS अधिकारी आशीष सिन्हा को एस्टोनिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, किसको, एस्टोनिया में। भारत के अगले राजदूत कौन बने, डायरेक्टली परीक्षा में आपसे पूछे तो आशीष सिन्हा बने हैं। आगे बात करें, वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। आगे बात करें, आशीष सिन्हा 2005 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, IFS अधिकारी हैं। कौन से बैच के, 2005 बैच के IFS अधिकारी है आशीष सिन्हा, और ये एस्टोनिया में भारत के नए राजदूत बने हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, यहां पर अगली खबर है विविधता का अमृत महोत्सव। अब विविधता का अमृत महोत्सव जो है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, कब से कब तक ये चलेगा, इन सब बातों पर चर्चा करें। तो यहां पर देखें, इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 6 मार्च से 9 मार्च 2025 तक किया जाएगा। कब से कब तक, राष्ट्रपति भवन के जो अमृत उद्यान है,
ठीक है, राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और कब से कब तक? 6 तारीख से लेके 9 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? उद्घाटन यहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और खास बात क्या है कि विविधता का अमृत महोत्सव भारत की विविध विरासत का जश्न मनाने के लिए एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। 2025 का यह संस्करण विशेष रूप से दक्षिण भारत की कला, शिल्प, व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर केंद्रित है। यानी बेसिकली इस बार जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, जो अमृत महोत्सव विविधता का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसमें मूल रूप से दक्षिण भारत पर विशेष फोकस किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो दक्षिण भारत के बेमिसाल अनुभव का लुत्फ उठाए, यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली दक्षिण भारत के जो सांस्कृतिक कलाकृतियां हैं, साथ साथ में शिल्प है, व्यंजन है और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं, उन पर फोकस किया गया, उनका प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 6 मार्च से 9 मार्च तक किया जाएगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री भी यहां सम्मिलित हो रहे हैं। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगली खबर है चौथी भारत वियतनाम नीति नियोजन वार्ता। चौथी भारत वियतनाम नीति नियोजन वार्ता, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें पॉइंट्स की, तो चौथी भारत वियतनाम नीति नियोजन वार्ता 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई? 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे पॉइंट्स पर चर्चा करें तो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नीति नियोजन एवं अनुसंधान रघुराम एस और वियतनाम विदेश मंत्रालय के नीति नियोजन विभाग के महानिदेशक ली दिन थिन, ठीक है, ली दिन थिन ने भू राजनैतिक मुद्दों पर विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा के लिए नेतृत्व किया। इस वार्ता से दोनों पक्षों में विभिन्न क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करने का अवसर मिला, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल ही के घटनाक्रम, बहुपक्षीय संस्थाओं और कार्य प्रणाली पर वैश्विक दक्षिण के विकास की प्राथमिकताएं भी शामिल है। ठीक है, यहां पर जो वार्ता हुई, बेसिकली जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहां पर हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई और उसके साथ बहुपक्षीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली तथा वैश्विक दक्षिण के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और वियतनाम के बीच में इस नीति वार्ता का आयोजन किया गया था। ठीक है, यहां पर आप देखें तो 4th इंडो वियतनाम पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग है ये। चलिए अगली खबर क्या है? उर्सुला वॉन डेर लियन। अब उर्सुला वॉन डेर लियन के बारे में आप जानते हैं, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है। उर्सुला वॉन डेर लियन ने दिया रीआर्म यूरोप के लिए 800 बिलियन यूरो जुटाने का संकेत। रीआर्म यूरोप, बेसिकली देखा जाए तो व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जब तीखी नोकझोंक हुई ओवल हाउस, व्हाइट हाउस में, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है यूक्रेन की जो फंडिंग अमेरिका कर रहा था उस पर रोक लगा दे। और अंततः हुआ भी ऐसा कि अमेरिका ने यूक्रेन की फंडिंग पर रोक लगा दी। जो सहायता प्रदान करता था अमेरिका, उसने हर प्रकार से सहायता पर रोक लगा दी है। और जो यूक्रेन है, बेसिकली देखा जाए तो एक बफर की तरह कार्य कर रहा है। यूक्रेन जो है वो एक बफर की तरह कार्य कर रहा है रूस और अन्य यूरोपीय देशों के बीच में। तो अन्य यूरोपीय देश चाहते हैं कि वो जो बफर जोन है वो बफर जोन खत्म ना हो जाए, इसी वजह से वो हमेशा बैक करते हैं यूक्रेन को। और यूक्रेन को बैक करते हैं। उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो अमेरिका की फंडिंग थी वो फंडिंग बंद होने के बाद यूरोप के जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि उस फंडिंग को, अपना जो रक्षा बजट है उसको बढ़ाते हुए हम यूक्रेन को फंडिंग करते रहे। ठीक है, और साथ साथ में जो रक्षा है यूक्रेन की रक्षा भी होती रहे, साथ साथ यूक्रेन की फंडिंग भी होती रहे। उसी दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उर्सुला वॉन डेर लियन ने दिया रीआर्म यूरोप के लिए 800 बिलियन यूरो जुटाने का संकेत। ठीक है, पॉइंट्स पर चर्चा करें तो यूरोपीय संघ के प्रमुख ने 4 मार्च 2025 को 800 अरब यूरो यानी कि 841 अरब अमेरिकी डॉलर, यहां पर देखा जाए तो यूरो जो है वो डॉलर से ज्यादा मजबूत लग रहा है। ठीक है, अगर जो यूरो 800 अरब यूरो को आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब हो जाएगा 841 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, कि रीआर्म यूरोप की परियोजना का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, आगे बात करें इस योजना का मकसद क्या है? इस योजना का मकसद यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है ताकि अमेरिका की ओर से मदद पर संभावित रोक के असर को कम किया जा सके और रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखी जा सके। जो मैंने आपको बताया कि रूस के खिलाफ जो यूक्रेन की लड़ाई है उसमें सैन्य मदद को जारी रखने के उद्देश्य से ही रीआर्म यूरोप ये प्रस्ताव रखा गया है। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है?
जो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं, ये है उर्सुला वॉन डेर लियन, ये है यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष थी यूरोपियन यूनियन की। इन्हीं के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि यूरोप को फिर से आर्म करना चाहिए, रीआर्म करना चाहिए। चलो अगली खबर पे चर्चा करें तो स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है और सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद देखा जाए तो उसी कड़ी में मैच समाप्त होने के बाद स्टीव स्मिथ ने वनडे करियर से संन्यास लेने की घोषणा की थी। ठीक है, अब यहां पर चर्चा करें, स्टीव स्मिथ ने दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत से ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट से हार के बाद वनडे इंटरनेशनल करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब यहां पर स्टीव स्मिथ के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको जान लेते हैं। 2010 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लेग स्पिन ऑलराउंडर के रूप में पदार्पण करने के बाद स्मिथ ने 170 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें 43.28 की औसत से 5,800 रन बनाए, यानी कि 5800 रन बनाए, जिसमें 12 शतक शामिल है और 35 अर्धशतक शामिल है। यहां पर देखा जाए तो 34.37 की औसत से उन्होंने 28 विकेट भी लिए हैं। यहां पर देखा जाए तो जो 170 एक दिवसीय मैच खेले उसमें 43.28 की औसत से 5800 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 35 अर्धशतक शामिल है, जबकि 34.67 की औसत से 28 विकेट भी स्टीव स्मिथ ने लिए थे, क्योंकि ये लेग स्पिन ऑलराउंडर के रूप में ही पदार्पण इन्होंने किया था। कब पदार्पण किया था, कब ऑस्ट्रेलिया की टीम में पहली बार खेले थे, यहां पर देखा जाए तो इन्होंने डेब्यू किया था 2010 में वेस्टइंडीज के खिलाफ। आगे बात करें वनडे पुरस्कारों में, स्मिथ 2015 और 2021 में ऑस्ट्रेलियाई पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और 2015 में आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर के सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। ठीक है, यहां पर जो 2015 में आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर चुना गया था, उस आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर में भी स्टीव स्मिथ सम्मिलित थे और इनको देखा जाए तो वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2015 में और 2021 में आईसीसी के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बात करें, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण। अब एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल है, इसका अनावरण किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अब यहां पर बात करें तो भारत के बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण, वैश्विक व्यापार को मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू किए हैं। इनमें वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, ठीक है, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस की शुरुआत प्रमुख रूप से जानी जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है देश भर के बंदरगाह संचालन को मानकीकृत और सरल बनाना। ठीक है, जो देश भर का बंदरगाह संचालन है उसको मानकीकृत करना और सरल बनाने के उद्देश्य से ही वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस की शुरुआत की गई। और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है? भारत के बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहां पर देखा जाए, यह पहल बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा एक प्रमुख हितधारक बैठक के दौरान घोषित की गई, जिसमें केंद्रीय बजट 2025-26 के समुद्री क्षेत्र को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की गई। इन उपायों का लक्ष्य भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना और आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करना, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक, उस लक्ष्य को साकार करने के उद्देश्य से देखा जाए तो ये बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा और जो केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई समुद्री क्षेत्र के लिए, उन सभी दृष्टिकोणों को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर देखा जाए तो वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस की शुरुआत की गई, अनावरण किया गया एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की। अब देखा जाए तो जैसे एक देश एक चुनाव, एक देश एक आधार कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, ये सारी चीजें चलती हैं, तो उसी दृष्टिकोण से ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पॉइंट आपके देखा जाए तो जीएस पेपर 3 जो व्यापार वाला सेक्शन है, जीएस पेपर 3 में अगर भारत माला या जो बंदरगाह से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है, वहां पर ये सारे पॉइंट आप करंट से रिलेट करके उसको मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस के पेपर में। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। अब इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में जान लें, चर्चा कर लें। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर 2025 को होगा। ठीक है, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है इसके 9वें संस्करण का आयोजन कब होगा? तो इसका 9वां संस्करण जो आयोजित किया जाएगा वो अक्टूबर माह में 8 से 11 अक्टूबर के बीच किया जाएगा।
8 से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और यहां पर देखा जाए इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा की गई है। और यहां इसके बारे में खास बात यह है कि यह एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपो है। ठीक है, दिस इज एशियाज लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपो। ठीक है, जो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपो है। अब यहां पर बात करें, इसकी घोषणा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बार्सिलोना में चल रही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में की थी। तो ये घोषणा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कब किया जाएगा, ये डेट, इस डेट की घोषणा किसके द्वारा की गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा की गई है। कहां पर, बार्सिलोना में की गई है। और बार्सिलोना में इस टाइम क्या चल रहा था, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस चल रहा था। ठीक है, अब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में बात कर ले यहां पर, ज्ञातव्य है कि 3 मार्च से 6 मार्च तक स्पेन के बार्सिलोना शहर में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन शामिल हो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। ठीक है, तो यह पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया, बार्सिलोना स्पेन में किया जा रहा है। बार्सिलोना कहां का शहर है, स्पेन का शहर है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कब किया जाएगा, ठीक है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा अक्टूबर 2025 में। और ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपो है। आज के महत्वपूर्ण खबरों पे तो हमने चर्चा कर ली। अब इन्हीं खबरों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन यहां पर लगा हुआ है, इसका जो ऑप्शन है वो अगले स्लाइड में है, लेकिन क्वेश्चन पहले मैं पढ़ता हूं आपके सामने, देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 29 से 31 मार्च 2025 तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा। कथन 2 कह रहा है, इस आयोजन का उद्देश्य योगासन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देना और इसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। अब यहां पर आपको बताना है कि केवल कथन 1 सही है या केवल कथन 2 सही है। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी कह रहा है दोनों कथन सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहां आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फिर इसका उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत मॉडल की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय ने 5 मार्च 2025 को की। अब दूसरा कथन कह रहा है, इस पहल के तहत भारत के सभी ग्राम पंचायतों को महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित और लैंगिक समानता समर्थित बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत के सभी ग्राम पंचायतों को बनाया जाएगा ऐसा। आगे बात करें, अब आपको बताना है कि केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अब यहां जो चौथा कथन है वो कह रहा है कि दोनों कथन सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब यहां प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, भारत के वरिष्ठ IAS अधिकारी आशीष सिन्हा को एस्टोनिया में अगला राजदूत नियुक्त किया गया भारत का, यह पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है वह वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के विदेश सचिव हैं। कौन है, विदेश सचिव कह रहा है, के पद पर कार्यरत है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, दोनों कथन गलत है। अब आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, री आर्म यूरोप योजना का प्रस्ताव यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन ने रखा है, जिसका बजट 800 अरब यूरो है। यह पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है, इस योजना का उद्देश्य यूरोप में नई सेना का गठन करना और रूस के साथ सीधा युद्ध करना है। नई सेना गठित की जाएगी और रूस के साथ डायरेक्ट युद्ध किया जाएगा, ऐसा दूसरा कथन कह रहा है। अब आपको बताना है केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, और ऑप्शन जो चौथा है वो कह रहा है कि दोनों कथन गलत है। और यहां पर आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की है। ठीक है, भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सभी भारतीय बंदरगाहों को एकल प्रशासनिक नियंत्रण में लाना है और निजीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, एकल प्रशासनिक नियंत्रण में लाके निजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की गई है। अब आपको यहां पर विचार करना है और विचार करके बताना है कि क्या केवल कथन 1 सही है, क्या केवल कथन 2 सही है, या दोनों कथन सही है और कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि यहां पर दोनों कथन ही गलत है, कि भारत सरकार के द्वारा इस पहल की शुरुआत नहीं की गई है और ना ही इसका निजीकरण को बढ़ावा देकर उद्देश्य है, तो दोनों कथन गलत बता रहा है। अब आपको चुनना है यहां पर कौन सा कथन सही है। तो आज की इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को आप जवाब दीजिएगा, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप जो हमारा बैच परचेज कर सकते हैं, फरवरी महीना एंड हो चुका है और मार्च महीने का जो बैच है उस बैच को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, ये प्रोसेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए,
आप हमारे या तो ऐप पर जाइएगा या आप हमारे वेबसाइट पर जाइएगा। अगर आप हमारे वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वेबसाइट पर आप सर्च करिएगा SSGCP यानी समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन। ठीक है, आपने सर्च किया, होम पेज खुल गया। होम पेज पर आप ओपन करेंगे और होम पेज ओपन करने के बाद वीडियो लेक्चर के सेक्शन में आप जाइएगा। वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करने के बाद आप सीधे यहां पर जैसे वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करेंगे आपको यहां पर दिख जाएगा मार्च करंट अफेयर वीडियो बैच मार्च 2025। फिर आपको एक सेक्शन बाद एक स्लाइड के बाद दिखेगा करंट अफेयर वीडियो बैच फरवरी 2025। आप फरवरी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तब भी आप फरवरी का बैच परचेज कर सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी, खास बात मैं आपको बता दूं, इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल की होती है, 1 साल तक वैलिड है। मतलब ऐसा नहीं है कि फरवरी का महीना बीत गया है तो फरवरी का जो रिलेवेंस है वो खत्म हो गया। आप 1 साल तक इसको एक्सेस कर सकते हैं और 1 साल तक जितने करंट अफेयर के टेस्ट है, ठीक है, रिवीजन पीडीएफ है, ठीक, वो सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। वीडियोस को भी एक साथ एक सीक्वेंस में, प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पर वीडियोस एक साथ आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप जुड़ जाएंगे तो वहां पर आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सेम वही प्रोसेस जो आपने फरवरी में अपनाया वही प्रोसेस आप यहां पर मार्च में अपना सकते हैं। और जैसे ही आप यहां पर मार्च के महीने पे मान लीजिए आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इतनी सारी चीजें आपको यहां पर सीधे दिखने को मिल जाएंगी। क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी यहां पर देखा जाए, जैसे 1 मार्च की सारी चीजें यहां पर लगी हैं, वीडियो लगा है, पीडीएफ लगा है, टेस्ट लगा हुआ है। और यहां पर जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट में डेली 10 MCQ आपसे पूछे जाते हैं। 10 MCQ जो होता है वो वीडियो लेक्चर पे आधारित होता है, वहां पर 10 MCQ डेली पूछा जाता है। ठीक है, और यहां पर अगर देखा जाए, जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने बाय नाउ पर यहां पर क्लिक किया और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद, बाय नाउ पे आपने क्लिक किया, आपको जो ये सेल प्राइस है, सेल प्राइस पे नहीं करना है। यहां पर आप सेल प्राइस नहीं पे करेंगे। सेल प्राइस ऊपर जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो कॉइन का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद ये प्राइस हो जाएगा 18 रुपए 75 पैसे। ठीक है, 18 रुपए 75 पैसे। और अभी चल रही है सेल, 18 रुपए 75 पैसे में आपको ये करंट अफेयर का पैकेज मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे तरीके से बैठ के घर पे पूरे करंट अफेयर की तैयारी पूरे महीने कर सकते हैं। सालों साल इसकी वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी है और पूरे साल आप ऐसे लगातार तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर की घटना चक्र के साथ जुड़कर। डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियोस मिल जाते हैं। महीने के एंड में आपको 100 क्वेश्चन इंग्लिश, 100 क्वेश्चन हिंदी, यानी 200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेस्ट के लिए। और डेली 10 क्वेश्चन तो आपको टेस्ट के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वीडियो सेक्शन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। कोई आपका फीडबैक हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आपके सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में मैं देता रहता हूं। वीडियो के जो कमेंट होते हैं मैं पर्सनली देखता रहता हूं। कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।